हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरंभ है प्रचंड एसएससी सीजीएल स्पेशल जो बैच आप सभी के लिए सेशन लॉन्च किया गया है, उसके पार्ट नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने देखा है कि हमने जो पिछली 5 क्लासेज हो चुकी है उनमें भारत के भूगोल जो एसएससी सीजीएल स्पेशल जो आरंभ है प्रचंड बैच के माध्यम से लिया है। इसमें हमने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से बेसिक कंसेप्ट सभी क्लियर करने की कोशिश की गई है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी सबसे पहले यदि आज नए हमारे से जुड़े हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, जो आपका यह सेशन है, आप अपने जो भी आपके साथी हैं जो एसएससी सीजीएल की दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए हम बात करने वाले एसएससी सीजीएल स्पेशल जो आप सभी के लिए आरंभ है प्रचंड बैच जो सेशन लॉन्च किया गया है, उस सेशन के अंदर हम पार्ट 6 के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको 1 घंटे लगातार बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले सवालों पे चर्चा करने वाले हैं। और जो पिछली जो भी 5 क्लासेज हो चुकी है, मैं आशा करता हूँ आप उन सभी 5 क्लासेज में अध्ययन करने के बाद आज 6वीं क्लास में 6वीं नंबर की क्लास में प्रवेश कर रहे होंगे। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए दोस्तों एक छोटा सा निवेदन एक बार और करना चाहता हूँ कि यदि आज ही आप हमारे जो चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पिछली क्लासेज में हमने जिस मुद्दे पे चर्चा की है, भारत के भौतिक प्रदेश, जी हाँ, भारत के भौतिक प्रदेश पे चर्चा की है। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इस पे बात कर चुके हैं। 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उन पे बात कर चुके हैं। इनमें सबसे पहले हमने जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, उत्तर का पर्वतीय भाग पे हमने चर्चा कर चुके हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग है, इस पे चर्चा कर चुके हैं। इनमें हमने जो सबसे पहले बात की हुआ था ट्रांस हिमालय, जी हाँ, ट्रांस हिमालय पे चर्चा की। फिर उसके बाद में जो दोस्तों चर्चा की हुआ था हिमालय, जी हाँ, हिमालय पे भी हम जो विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। फिर उसके बाद में जो पूर्वांचल का हिमालय था, जी हाँ, पूर्वांचल का हिमालय जो 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट राज्य आते हैं पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत, उनमें किस प्रकार से इस हिमालय का वर्गीकरण वह देख चुके हैं। फिर आज जो दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं, दूसरे नंबर पे जो वर्गीकरण में आता है उत्तर का मैदानी भाग। जी हाँ, आज के सेशन में हम उत्तर का जो मैदानी भाग है, उत्तर का मैदानी भाग पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। उत्तर का मैदानी भाग पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। फिर इसके बाद में जो हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में वह होगा पश्चिम का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और जो द्वीप समूह है, भारत के समस्त 6 जो भौतिक प्रदेश है, उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज की सेशन में हमें आरंभ करने वाले हैं। आज की सेशन में बात करेंगे सबसे पहले जो भारत का भौतिक प्रदेश नंबर 2 है, पहले पे बात कर चुके हैं, उत्तर का मैदानी भाग पर बात करेंगे। जी हैं, उत्तर का मैदानी भाग है, उत्तर का मैदानी भाग पे बात करेंगे। तो इससे संबंधित मुख्य तथ्यों पे बात करते हैं। इसका निर्माण कब हुआ, किस अनुसार इसका उपनाम है, इस पे भी बात करेंगे। तो उत्तर का मैदानी भाग का एक मुख्य उपनाम है जिसे निक्षेपणात्मक मैदान भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे जो निक्षेपणात्मक, जी हाँ, निक्षेपणात्मक मैदान भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको जो यह एग्जाम में आपको दोस्तों गुमराह करने के लिए इस प्रकार से शब्द का उपयोग भी किया जा सकता है। तो जो उत्तर का मैदानी भाग है इसे निक्षेपणात्मक मैदान भी कहा जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसे निक्षेपणात्मक मैदान भी कहा जाता है। इसके अलावा अब बात की जाए इसके जो उत्तर का मैदानी भाग के निर्माण की बात की जाए, तो इसका निर्माण के बारे में बात करें तो उत्तर का जो मैदानी भाग का निर्माण प्लीस्टोसीन काल, जी हाँ, प्लीस्टोसीन काल में हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। जी हाँ, लाए गए अवसादों से इसका जो निर्माण हुआ है। तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, जब नदियां बहती है अपने जो रास्ते के अंदर या जो रास्ते के बीच में जो कुछ भी आता है वह उसे बहा ले जाती है। और जाए दोस्तों जो नदियों का दोस्तों क्रम इस प्रकार होता है, वह बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर भी दोस्तों महीन पत्थरों में या जो इनमें बांटने का कार्य करती है। यह पत्थरों को चीरता हुआ दोस्तों जो जल है अपना रास्ता बना लेता है। तो इसीलिए दो प्लीस्टोसीन काल में जो हिमालय की नदियां थी उनके द्वारा जो इनका दोस्तों लाए गए अवसादों से इसका निर्माण बताया गया है। और दोस्तों इसकी बात करें जो उत्तर का मैदानी भाग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, जो उत्तर का मैदानी भाग है, उत्तर का मैदानी भाग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है, 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। केवल भारत में इसका 2400 किलोमीटर है। जी हाँ, भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में इसका 2400 किलोमीटर फैलाव है। जी हाँ, 2400 किलोमीटर तो अकेले ये भारत में है। फिर ये दोस्तों बांग्लादेश में भी इसका कुछ विस्तार है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तर के मैदानी भाग को एक उत्तर के मैदानी भाग को
उत्तर के मैदानी भाग को सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान भी कहा जाता है। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान भी कहा जाता है। दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर के मैदानी भाग है, उत्तर के मैदानी भाग को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी भाग भी कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए उत्तर का मैदानी भाग है इसे दोस्तों निक्षेपणात्मक मैदान भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो उत्तर का मैदानी भाग का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में जो हिमालय की नदियां है गंगा ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है उनके द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। उत्तर का मैदानी भाग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है और जो भारत में जो इसका जो विस्तार है वह 2400 किलोमीटर तक है। अन्य जो विस्तार बांग्लादेश जो देश के अंदर है। उत्तर के मैदानी भाग को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी भाग भी कहा जाता है। तो दोस्तों तमाम जो समझ आपको यहाँ से बातें ये पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उत्तर के मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो उत्तर का मैदानी भाग है इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला भाग आता है भाबर। जी हाँ, पहला भाग आता है भाबर। दूसरा भाग इसका आता है जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वह तराई क्षेत्र और तीसरे नंबर पर भाग आता है वह है खादर। जी हाँ, खादर आता है और चौथे नंबर पे आता है जो बांगर है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो उत्तर का मैदानी भाग है इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अब इन 4 भागों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं भाबर पर। जी हाँ, भाबर पर बात करेंगे कि भाबर क्षेत्र में किस प्रकार का जो मैदान के बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो भाबर के बारे में बात की जाए तो यह है शिवालिक के गिरपादों से। जी हाँ, जो शिवालिक का जो अंत होता है गिरपादों से 8 से 10 किलोमीटर चौड़े। जी हाँ, 8 से 10 किलोमीटर चौड़े कंकड़ पत्थरों की एक पेटी पाई जाती है। इस भाग में हिमालयी नदियां सरिताएं गुम्मित हो जाती हैं। जी हाँ, हिमालयी नदियां सतह पर गुम्मित हो जाती है। तो इस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भाबर का मुख्य उद्देश्य है जब इस प्रकार से यह पहले आता है दोस्तों महान हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय से जो नदियां दोस्तों यहाँ से नदियों का जो विस्तार नदियां यहाँ से बहकर आती है। तो इस जो यहाँ से जो बारीक पत्थर होते हैं इन पत्थरों का यह क्षेत्र आता है जिसमें जो नदियां हैं दोस्तों इन पत्थरों के मध्य से गुजरती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सतह पर नहीं दिखकर यह बिल्कुल यहाँ पे विलुप्त सी हो जाती है। इस क्षेत्र को ही दोस्तों भाबर कहा जाता है। जी हाँ, कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। तो आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तराई क्षेत्र पर। जी हाँ, तराई क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो तराई क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो इस भाग में हिमालयी नदियां पुनः प्रकट हो जाती है। जी हाँ, इस भाग में हिमालयी जो नदियां थी वह जो भाबर क्षेत्र में विलुप्त होती थी। इस भाग में हिमालयी नदियां पुनः प्रकट हो जाती है। नदियां पुनः प्रकट होकर चारों ओर फैल जाती है। जी हाँ, पुनः प्रकट होकर चारों ओर फैल जाती है जिससे यहाँ की भूमि दलदली हो जाती है दोस्तों। जिससे यहाँ की भूमि दलदली भूमि हो जाती है। जी हाँ, दलदली भूमि हो जाती है। लेकिन भूमि बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन यहाँ की जो दलदली भूमि होती है यहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ होती है। जी हाँ, यहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ होती है। तो आपको यहाँ से दोस्तों पता होना चाहिए कि जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे जो हिमालय की नदियां जहाँ बाबर क्षेत्र के अंदर जो विलुप्त हो जाती थी बड़े बड़े पत्थरों के मध्य, वह यहाँ पे पुनः प्रकट होती है और चारों तरफ फैल जाती है। और चारों तरफ फैलकर यहाँ पे जो भूमि क्षेत्र होता है उसे दलदली भूमि क्षेत्र में बदल देती है और यह दलदली भूमि क्षेत्र काफी अधिक उपजाऊ होता है। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। अब बात करने वाले हैं
अगला क्षेत्र आता है वह है खादर। जी हाँ, खादर, और यहाँ पे बात करेंगे बांगर के बारे में। तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं खादर पे, और चौथे नंबर पे यहाँ पे बात करेंगे बांगर पे। तो खादर व बांगर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जो जिस मृदा का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों दो प्रकार की होती है ये मृदाएं। जो नदियों के द्वारा विक्षेप लाया जाता है, उस विक्षेप से जो मृदा का निर्माण होता है वह होती है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा दो ही क्षेत्रों में पाई जाती है, पहली तो खादर क्षेत्र में और दूसरी होती है बांगर क्षेत्र में। तो बात की जाए तो खादर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा को दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा को है जो खादर कहा जाता है। जबकि जो बांगर क्षेत्र प्राचीन जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, प्राचीन जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। और ये दोस्तों अधिक उपजाऊ, नवीन जलोढ़ मृदा होती है वह अधिक उपजाऊ होती है। जी हाँ, यह अधिक उपजाऊ होती है। जबकि जो बांगर क्षेत्र होता है, प्राचीन जलोढ़ क्षेत्र, वह कम उपजाऊ होता है। और दोस्तों जो नवीन जलोढ़ जो मृदा का क्षेत्र है वह अभी हाल ही में नदियों के आसपास का, जी हाँ, नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है, आस-पास का क्षेत्र होता है। और ये दोस्तों जो नदियों से परे का क्षेत्र होता है, नदियों से परे का स्थान होता है, ताकि यह पूरा प्राचीन जलोढ़ है। जबकि नवीन जलोढ़ अधिक उपजाऊ होता है और ये नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है। जिसमें बात की जाए जो नवीन जलोढ़ में दोस्तों पूर्वी यूपी आता है। जी हाँ, पूर्वी यूपी कहा जाए, बिहार कहा जाए, या पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा के जो काफी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं उत्तर के मैदानी भाग का पारदर्शिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है उसके ऊपर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपका जो मिट्टियों के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो उत्तर के मैदानी भाग का जो यहाँ पे बांटा गया है उन सभी को देख पा रहे होंगे, और बिल्कुल सिंपल वे में आप सभी के सामने रखा गया है। तो दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार आपकी चाहे दोस्तों जो भी एग्जाम जिसमें इंडिया जीके पूछा जाता है, स्टैटिक्स जीके पूछा जाता है, और जो करंट अफेयर पूछा जाता है, आपको यहाँ से क्लासेज मिलने वाली है। तो दोस्तों आप यदि नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, बाबर, तराई और खादर और बांगर पे बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं यहाँ से जो उत्तर के मैदानी भाग है, उत्तर के मैदानी भाग का पारदर्शिक, जी हाँ, प्रदेश के हिसाब से जो विभाजन है, प्रदेश के हिसाब से विभाजन है, उस पर बात करेंगे। तो इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें जो पहला भाग है उस पर चर्चा करते हैं। पहला भाग है पंजाब का मैदानी भाग। जी हाँ, पंजाब का मैदानी भाग है। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे राजस्थान का मैदानी भाग। जी हाँ, राजस्थान का मैदानी भाग। फिर उसके बाद में हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे गंगा का मैदानी भाग। जी हाँ, गंगा का मैदानी भाग है, गंगा के मैदानी भाग पर बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करने वाले हैं जब ब्रह्मपुत्र या असम का मैदानी भाग। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र या असम का मैदानी भाग पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो उत्तर के मैदानी भाग को 4 भागों में इसका विभाजन किया गया है। पंजाब का मैदानी भाग है, राजस्थान का मैदानी भाग है, गंगा में का मैदानी भाग है, या ब्रह्मपुत्र या असम का मैदानी भाग है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पंजाब का मैदानी भाग। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे पंजाब का मैदानी भाग। पंजाब के मैदानी भाग पर चर्चा करते हैं। तो पंजाब के मैदानी भाग में 5 दोआबों की भूमि, दोस्तों आप सभी को पता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 दोआबों की भूमि या पंचनद होती है, पंचनदी से ही दोस्तों पंजाब का निर्माण हुआ है। तो 5 दोआबों का क्षेत्र है, 5 दोआबों की भूमि किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो पंजाब को 5 दोआबों की भूमि कहा जाता है। और पंजाब का जो निर्माण हुआ है पंचनद से हुआ है। पंजाब में 5 नदियां मुख्य बहती है, इसीलिए इसे पंजाब कहा जाता है। पंजाब का मैदान सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। जी हाँ, जो पंजाब के मैदानी भाग का निर्माण सिंधु व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। जी हाँ, जो
सिंधु नदी व उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों से पंजाब में दोस्तों जो पंजाब के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें यहाँ से जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर और जो इधर पंजाब हिमालय के अंदर बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की सहायक नदियां होती है सिंधु, झेलम है, झेलम के बाद में आता है चिनाब, चिनाब के बाद में आती है रावी, रावी के बाद में आती है व्यास और व्यास के बाद में आती है सतलज। तो दोस्तों यह सिंधु की सहायक नदियां हैं और इन नदियों के दोस्तों द्वारा लाए गए अवसादों से ही, इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से ही जो पंजाब के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज यही दोस्तों वह 5 नदियां हैं। जी हाँ, 5 नदियां हैं जिनका नाम पंचनद है। जी हाँ, पंचनद है और पंचनद से ही दोस्तों जो पंजाब का निर्माण हुआ है, या पंजाब शब्द पंचनद से ही आया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अभी तक हमने चर्चा की कि दोआब है, दोआब क्या होता है। तो दोआब शब्द पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक आपको इस शब्द के बारे में नहीं पता होगा तो अब इसके बारे में समझ भी नहीं सकते हैं। तो दोआब की बात करें तो यह एक अरबी शब्द है। जी हाँ, दोआब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के मध्य का भाग है। तो दोस्तों अरबी शब्द है और जिसका अर्थ है दो नदियों के मध्य का स्थान, दो नदियों के मध्य का स्थान। जी हाँ, दो नदियों के मध्य का स्थान है जिसे दोआब कहा जाता है, दो नदियों के मध्य का स्थान जिसे दोआब कहा जाता है। तो दोस्तों आपको जो पता होना चाहिए, दोआब शब्द का जब कहीं भी उपयोग किया जाने वाला है तो उसका अर्थ होता दो नदियों के मध्य का स्थान। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता भी होना चाहिए। अब बात की जाए दोस्तों, जो दोआब के संदर्भ में बात करते हैं कि जो नदियों का नाम एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक तरफ होगा नदियों का नाम। जी हाँ, एक तरफ होगा नदियों का नाम और एक तरफ लिखने वाले हैं दोआब की। इन दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें बात करने वाले हैं सिंधु नदी और झेलम नदी के बारे में। जी हाँ, सिंधु व झेलम नदी के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो सिंधु व झेलम नदी के दोआब क्षेत्र को सिंध सागर कहा जाता है। जी हाँ, सिंध सागर कहा जाता है। तो आपसे यहाँ पे पता होना चाहिए कि सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य के जो भूमि क्षेत्र होता है, दोआब होता है, उसे सिंध सागर कहा जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करें चिनाब नदी व झेलम नदी। जी हाँ, चिनाब नदी व झेलम नदी के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जो चाज है। जी हाँ, चाज दोआब इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी पता होना चाहिए, एग्जामिनर की एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि चाज दोआब किन दो नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तो जो चिनाब और झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। फिर बात कर रहे हैं रावी व चिनाब नदियों के मध्य का। जी हाँ, रावी व चिनाब नदी के मध्य, तो इसके क्षेत्र को रचना दोआब कहा जाता है। जी हाँ, रचना दोआब कहा जाता है। दोस्तों मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार से मैराथन क्लासेज आपको यूट्यूब के इतिहास में ना तो कभी मिली है और ना ही मिलने वाली है भविष्य में। तो आपकी यह एसएससी सीजीएल के लिए दोस्तों ये क्लासेज बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी से अभी तक जो भी पढ़ाया जा चुका है उनमें दोस्तों आपको 101% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। रावी और चिनाब की जो मुख्य भूमि के मध्य का स्थान होता है उसे दोआब, उस दोआब को रचना दोआब कहते हैं। फिर बात करते हैं व्यास व रावी नदी के मध्य के, तो इस क्षेत्र के दोआब को बारी दोआब कहा जाता है। जी हाँ, बारी दोआब इसे कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। फिर बात करें व्यास व सतलज। जी हाँ, व्यास व सतलज नदी के मध्य के दोआब को क्या कहा जाता है। तो व्यास और सतलज के मध्य के जो दोआब उसे बिस्त दोआब कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से ये 5 दोआब निकल के आए हैं। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड दोआब है। इनसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वह एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा सकता है या वह एसएससी जीडी में। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मुख्य पूछे ही जाते हैं और एग्जाम में बच्चों को लगता है यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आज की जो सेशन के बाद आपको यह क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, क्योंकि आपको यह पढ़ाया जा चुका है। अभी जो इन नदियों का और दोआब के बारे में पढ़ने के बाद आगे अगले क्रम में फैक्ट के ऊपर बात करते हैं तो आता है कि पंजाब में बाढ़ युक्त खादर भूमि को बेट कहते हैं। जी हाँ, जो पंजाब राज्य है, पंजाब में बाढ़ युक्त, जी हाँ, जो दलदली क्षेत्र होता है या बाढ़ युक्त जो खादर भूमि है, बाढ़ युक्त खादर भूमि को
भूमि को बेट कहा जाता है, खाद्य भूमि को दोस्तों बेट कहा जाता है, बेट कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपकी जो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वह यूपी पीएससी हो या एमपी पीएससी हो, तो दोस्तों उनमें इस प्रकार के दोस्तों जो सत्य असत्य में पूछा जाता है कि बेट किसे कहा जाता है, उसमें अलग दे दिया जाएगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों जो आपको पढ़ाया जा रहा है वह सभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। यह बहुत जो नॉर्मल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बेट के बारे में बात करें तो पंजाब में बाढ़ युक्त जो खाद्य भूमि को बेट कहा जाता है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। और पंजाब के मैदान में गड्ढों में एकत्रित जल राशि को चोस कहा जाता है, जी हाँ। और पंजाब के बारे में ही, पंजाबी मैदान विभाग के बारे में बात कर रहे हैं, तो पंजाब के मैदान, जी हाँ, पंजाब के मैदान में गड्ढों में, जी हाँ, पंजाब के मैदान में गड्ढों में एकत्रित, जी हाँ, पंजाब के मैदान में गड्ढों में एकत्रित जल राशि को चोस कहा जाता है। तो दोस्तों जो चोस है किसे कहा जाता है, तो पंजाब के चोस कहते हैं। पंजाब के मैदान में गड्ढों में एकत्रित जल राशि को चोस कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमने अभी तक पंजाब के मैदानी भाग पे चर्चा कर चुके हैं। 5 नदियों का जो 5 दोआबों की भूमि होती है उसे पंजाब कहा जाता है। और जो पंच नद होती है वह है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। दोआब क्या होता है उसके बारे में पता कर चुके हैं। और जो पंचनद जो नदियां हैं, उन दो नदियों के मिलने से दोस्तों जो दोआब क्षेत्र बनता है, अलग अलग नदियों का अलग अलग दोआब क्षेत्र है। जैसे सिंध सागर, सिंधु और झेलम नदी का दोस्तों जो मध्य का भाग है। चाच दोआब है वह चिनाब नदी व झेलम नदी के मध्य का भाग है। रचना दोआब है वह रावी व चिनाब नदी के मध्य का भाग है। और जो बारी दोआब है वह व्यास तथा रावी नदी के मध्य का भाग है। जबकि जो बिस्त दोआब है वह व्यास व सतलज नदी के मध्य का दोआब है। इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो बेट होता है, पंजाब में बाढ़ युक्त खादर भूमि को बेट कहा जाता है। जी हाँ, बेट के बारे में पूछा जाता है। जो पंजाब में बाढ़ युक्त जो खादर भूमि होती है उसे बेट कहा जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन चोस से भी पूछा जा सकता है कि चोस किसे कहते हैं, तो चोस पंजाब के मैदान में गड्ढों में एकत्रित जल राशि को चोस कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं अब जो उत्तर का मैदानी भाग है उसमें राजस्थान का मैदानी भाग। जी हाँ, राजस्थान का मैदानी भाग पे चर्चा करेंगे। राजस्थान का मैदानी भाग, तो राजस्थान के मैदानी भाग से अब बात करने वाले हैं। राजस्थान का मैदानी भाग कहा जाए या पश्चिमी मरुस्थल भी दोस्तों इसे ही कहा जाता है। जी हाँ, राजस्थान में ही पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थल कहा जाए तो इसके क्षेत्रफल की बात की जाती है तो यह 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर का है। जी हाँ, जो पश्चिमी मरुस्थल है वह 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर का है, इसका क्षेत्रफल है। और बात की जाए 50 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को उत्तर के मैदानी भाग से अलग करती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है और यह पिछली जो एसएससी की एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। जो 50 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को उत्तर के मैदानी भाग से, जी हाँ, उत्तर के मैदानी भाग से अलग करती है। जी हाँ, मैदानी भाग से अलग करती है। 50 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को उत्तर के मैदानी भाग से अलग करती है। दोस्तों यह क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी जा चुका है एसएससी के द्वारा, तो यहाँ से यह क्वेश्चन मुख्य होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इस भाग में अनेकों खारे पानी की झीलें पाई जाती है। जी हाँ, इस जो भाग है पश्चिमी मरुस्थल में, इस भाग में अनेकों खारे पानी की झीलें पाई जाती है। जी हाँ, अनेकों खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं तो इसे पाई जाती हैं। और इन खारे पानी की झीलों को यहाँ पे प्याला झीलें कहा जाता है। और दोस्तों जो इन झीलों को यहाँ पे जो प्याला झीलें कहा जाता है। जी हाँ, प्याला झीलें कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्याला झीलें दोस्तों किसे कहा जाता है, तो जो पश्चिमी जो मरुस्थल है उसमें जो खारे पानी की झीलें होती है इन्हें प्याला झीलें कहा जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सांबर झील। जी हाँ, सांबर झील की बात करें, यह भी एक खारे पानी की झील है। फिर दोस्तों बात करें डिडवाना, पंचपदरा के बाद बात करें डेगाना के बाद में रेवासा सिक्कर में भी है। और दोस्तों फलोदी, लूण, करंसर, इस प्रकार से अनेकों यहाँ पे जो दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं। और दोस्तों जो सांबर झील है, सांबर झील के बारे में आप सभी को पता है,
भारत की सर्वाधिक लवणीय झील है। जी हाँ, सर्वाधिक लवणीय झील है सांबर झील है दोस्तों, जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है, और यह सांबर झील है, तो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों राजस्थान के मैदानी भाग पे चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान का मैदानी भाग है, इसे पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के अंदर ही है। राजस्थान के जो 4 जिले हैं जो दोस्तों आते हैं, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर है, जो यह है दोस्तों इनका क्रम है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन चारों में दोस्तों यह इनका विस्तार काफी है। और जो ऐसे तो कहा जाता है जो अरावली की समांतर है, जो 50 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है, उस जो 50 सेमी वर्षा रेखा की जो बाईं तरफ के जो जिले हैं वह सभी जो दोस्तों मरुस्थल से प्रभावित है, जबकि जो 50 सेमी वर्षा रेखा या अरावली जो पर्वतमाला है जो गुजरात के पालमपुर से लेकर दोस्तों दिल्ली की रायसीना तक फैली हुई है, यह राजस्थान से होकर गुजरती है। तो इस जो पर्वत श्रृंखला के जो दाईं ओर के जिले हैं वह मरुस्थल से प्रभावित नहीं है, जबकि जो बाईं ओर के जिले हैं, समस्त जो जिले हैं वह मरुस्थल से प्रभावित है। तो दोस्तों यहाँ से हमने जो राजस्थान के मैदानी भाग से चर्चा कर चुके हैं, और जो सांबर झील है जो भारत की सर्वाधिक लवणीय झील है उस सभी पे चर्चा कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं जो उत्तर के मैदानी भाग में, हमने पंजाब का मैदानी भाग पे बात कर चुके हैं, राजस्थान के मैदानी भाग पे बात कर चुके हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं गंगा का मैदानी भाग। जी हाँ, गंगा नदी का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग पे चर्चा करेंगे। जी हाँ, गंगा के मैदानी भाग पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम दोस्तों बात करने वाले हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं कि जो इस प्रकार से दोस्तों, जो इस प्रकार से यहाँ पे विभाजन है। जी हाँ, गंगा नदी इस प्रकार से बहती हुई आती है, यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यह एक जो गंगा नदी है इस प्रकार से दोस्तों जो अब बहकर आती है, तो वह बड़े बड़े पत्थरों को दोस्तों, बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहाकर लाती है, और ये जैसे जैसे पत्थर आगे आते जाते हैं ये महीन कणों में जो बदलते जाते हैं। तो यहाँ से जो इस प्रकार की जो कंकड़ पत्थर वाली मृदा होगी, इसको इस प्रकार से यहाँ पे यह होगा। फिर उसके बाद में जो अगले भाग के अंदर है, यह इन जो कणों को है दोस्तों और बारीक करती हुई चली जाती है। जी हाँ, इन कणों को और बारीक करती हुई चली जाती है आगे। तो यहाँ पे इस मृदा को अलग नाम दिया जाएगा, और इसी क्रम में आगे और दोस्तों यह आगे बढ़ती है और इन कणों को दोस्तों बिल्कुल बारीक कर लेती है। तो इस मृदा को क्या कहा जाता है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, जो यह जो कंकड़ पत्थर वाली मृदा है यह है रेतीली मृदा। जी हाँ, यह रेतीली मृदा है, रेतीली मृदा इसे कहा जाता है। और ये ऊपरी गंगा का मैदान है। जी हाँ, जो ऊपरी गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान है। और यह जो ऊपरी गंगा का मैदान है पश्चिमी यूपी में आता है। जी हाँ, पश्चिमी यूपी के अंदर, पश्चिमी जो यूपी है उसके अंदर ऊपरी गंगा का मैदान है। और यह यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वह रेतीली मृदा पाई जाती है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं जो महीन कण है, इसे सिल्ट मृदा कहा जाता है। जी हाँ, सिल्ट मृदा इसे कहा जाता है। तो यहाँ से इस जो कंकड़ पत्थर वाली जो मध्य गंगा दोस्तों, ये जो मृदा पाई जाती है ये मध्य गंगा में पाई जाती है। जी हाँ, मध्य गंगा का मैदान इसे कहा जाता है, मध्य गंगा का मैदान इसे कहा जाता है। और यह अवध से लेकर मगध तक, जी हाँ, अवध से लेकर मगध तक यह सिल्ट मृदा पाई जाती है। दोस्तों बात की जाए अगर अवध से मगध, तो जो पूर्वी यूपी है उस क्षेत्र को अवध कहा जाता है, और मगध आप सभी को पता है बिहार में है। तो पूर्वी यूपी से लेकर बिहार में जो मृदा पाई जाती है उसे दोस्तों सिल्ट मृदा कहा जाता है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। अब फिर बात करें जो अंत में जो महीन कण होते हैं इसे चिकनी मृदा कहा जाता है। जी हाँ, इसे चिकनी मृदा इसे कहा जाता है। तो यहाँ से इसे चिकनी मृदा कहेंगे। और ये जो निम्न गंगा का क्षेत्र है, जी हाँ, निम्न गंगा का मैदान इसे कहा जाता है, जिसमें चिकनी मृदा पाई जाती है। और यह जो मैदान है दोस्तों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा अभी तक कि यह जो गंगा नदी का दोस्तों जो मृदा के आधार पर विभाजन किया गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, तो इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं जो उत्तरी गंगा, मध्य गंगा और जो निम्न गंगा है, इनमें दोस्तों किस प्रकार से विभाजन किया गया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे तो दोस्तों एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह है उत्तरी गंगा, यहाँ पे लिखने वाले हैं मध्य गंगा। जी हाँ, यह है मध्य गंगा, और यह सबसे अंत में आएगी निम्न गंगा। जी हाँ, निम्न गंगा। तो इनका विभाजन अब किस प्रकार से किया जाने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसका विभाजन हम करने वाले हैं सबसे पहले वर्षा के आधार पर। जी हाँ,
सबसे पहले हम इसका विभाजन करने वाले हैं वर्षा के आधार पर। तो उत्तरी गंगा में जो वर्षा होती है वह 100 से 200 सेमी तक होती है। जी हाँ, 100 से 200 सेमी तक वर्षा होती है। मध्य गंगा की बात की जाए तो 200 से 300 सेमी तक, जी हाँ 200 से 300 सेमी तक वर्षा होती है। और निम्न गंगा में बात की जाए तो 300 सेमी से भी अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। तो वर्षा के आधार पर उत्तरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा का विभाजन इस प्रकार से होगा। फिर यहाँ पे बात करें औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई को आधार मानकर इसकी यदि गणना की जाती है, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई उत्तरी गंगा की है 100 से 300 मीटर है। जी हाँ, इसकी ऊंचाई है वह 100 से 300 मीटर। जी हाँ, 100 से 300 मीटर। मध्य गंगा की ऊंचाई है 50 से 100 मीटर। और जो निम्न गंगा की है वह 50 सेमी से भी दोस्तों 50 मीटर से भी कम की इसकी जो ऊंचाई है। फिर तीसरा आधार माना जाता है मृदा को। तो दोस्तों यहाँ पे मृदा किस प्रकार की पाई जाती है उस पर चर्चा करें तो मृदा है यहाँ पे उत्तरी गंगा में मृदा रेतीली मृदा पाई जाती है, ये हम देख चुके हैं। रेतीली मृदा यहाँ पे पाई जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सिल्ट मृदा पाई जाती है, जो मध्य गंगा में सिल्ट मृदा पाई जाती है, जो अवध से दोस्तों मगध तक, पूर्वी यूपी से लेकर दोस्तों जो बिहार है, बिहार तक सिल्ट मृदा का बेल्ट पाया जाता है। चिकनी मृदा की बात की जाती है तो चिकनी मृदा है जो निम्न गंगा में पाई जाती है। और चिकनी मृदा दोस्तों जो कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, हम चर्चा कर चुके हैं। फिर उसके आधार पर बात करें कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था दोस्तों, उसके ऊपर निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो बांटा गया है उत्तरी गंगा और मध्य गंगा की बात की जाए तो उत्तरी गंगा में तराई क्षेत्र है। जी हाँ, उत्तरी गंगा में तराई क्षेत्र है। मध्य गंगा में बांगर क्षेत्र है, प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जो नवीन जलोढ़ मृदा है वह खादर दोस्तों जो निम्न गंगा है पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। फिर 5वां आधार माना गया है कृषि। जी हाँ, कृषि के आधार पर इनका जो गंगा के मैदान का विभाजन किया जाता है तो वह इस प्रकार से किया जाता है। उत्तरी गंगा में गन्ना और चावल गेहूं की खेती की जाती है। यहाँ पे दोस्तों गन्ना की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है और गेहूं की खेती भी यहाँ पे की जाती है। और दोस्तों बात करें मध्य गंगा, तो मध्य गंगा सिल्ट मृदा है और सिल्ट मृदा में जो चावल व कपास की खेती होती है। जी हाँ, चावल व कपास की खेती ही होती है। और दोस्तों यहाँ पे जो निम्न गंगा क्षेत्र है, चिकनी मृदा का क्षेत्र है, यहाँ पे वर्ष भर दोस्तों चावल की खेती होती है। जी हाँ, चावल यहाँ पे वर्ष भर होता है, वर्ष भर चावल की खेती होती है। अब दोस्तों 6ठे नंबर पे है विस्तार। तो विस्तार की बात करें तो जो उत्तरी गंगा का विस्तार है वह पश्चिमी यूपी में ही है और यहाँ पे है जो कम उपजाऊ क्षेत्र है। जी हाँ, कम उपजाऊ क्षेत्र है। फिर बात करें जो मध्य गंगा है यह पूर्वी यूपी, जी हाँ पूर्वी यूपी से लेकर दोस्तों जो बिहार का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत ही आता है, बिहार का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। और जो निम्न गंगा का क्षेत्र वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है यह सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। जी हाँ, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो दोस्तों यहाँ से जो गंगा का जो मैदानी भाग है उसके रूप में यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं जो इसका दोस्तों अंतिम जो असम व ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग से चर्चा करने से पहले हम यहाँ पे कुछ जो तथ्य हैं उन पे बात करना चाहेंगे। दोस्तों एक शब्द आता है रेह। जी हाँ, रेह शब्द आता है। तो रेह क्या होता है? ऊपरी गंगा के मैदानी भाग अत्यधिक सिंचाई के कारण ऊपरी सतह पर सफेद रंग की लवणों की जो परत जम जाती है जिसे रेह कहा जाता है। जी हाँ, जो इस प्रकार क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो ऊपरी गंगा है, ऊपरी गंगा के मैदानी भाग, ऊपरी गंगा के मैदानी भाग अत्यधिक सिंचाई के कारण ऊपरी सतह पर सफेद रंग की, जी हाँ ऊपरी सतह पर सफेद रंग की लवणों की परत, जी हाँ लवणों की परत जम जाती है जिसे रेह कहा जाता है। जी हाँ, जिसे रेह कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो रेह शब्द की व्याख्या की गई है कि रेह शब्द है जो ऊपरी गंगा के मैदानी भाग है उनमें अत्यधिक सिंचाई के कारण जो ऊपरी सतह पर सफेद रंग की दोस्तों लवणों की परत बन जाती है, इसे रेह कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह पता होगा। अब बात करें अगला जो बुढ़ है, बुढ़ किसे कहा जाता है? तो जो तीव्र जल बहाव द्वारा मृदा की जो मुलायम उपजाऊ परत के अपरदन के उपरांत जो शेष कंकड़ युक्त मृदा बचती है उसे बुढ़ कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बुढ़ शब्द पर। तो बुढ़ भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो तीव्र जल बहाव द्वारा मृदा की मुलायम उपजाऊ परत, मृदा की मुलायम उपजाऊ परत, जी हाँ मृदा की मुलायम उपजाऊ परत के
अपरदन के बाद शेष कंकड़ पत्थर की कंकड़ युक्त मृदा, जी हाँ, कंकड़ युक्त मृदा को दोस्तों भुड़ कहा जाता है, युक्त मृदा को भुड़ कहा जाता है। तो दोस्तों यह शब्द भी आपको पता होना चाहिए कि तीव्र जल बहाव द्वारा मृदा की मुलायम उपजाऊ परत के अपरदन के बाद शेष कंकड़ युक्त जो मृदा को भुड़ कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए। और चार भूमि किसे कहते हैं, एक और शब्द पे चर्चा करते हैं, चार भूमि। तो चार भूमि किसे कहा जाता है उस पर बात करें तो चार भूमि रेत के उठे हुए भाग को कहा जाता है। जी हाँ, रेत के उठे हुए भाग को चार भूमि कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें एक और शब्द की तो वह है बील। जी हाँ, बील किसे कहा जाता है तो बील जलमग्न मरुभूमि को कहा जाता है। जी हाँ, जलमग्न या जल में डूबी हुई जलमग्न मरुभूमि को बील कहा जाता है, भूमि को बील कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये चारों शब्दों के बारे में आशा करता हूँ आपको जानकारी पहले कभी नहीं थी, आज के बाद दोस्तों आज ही आपने है बिल्कुल नए शब्द देखे हैं। रेह शब्द जो कि यूपी में काफी प्रचलित है। ऊपरी गंगा के मैदानी भाग अत्यधिक सिंचाई के कारण ऊपरी सतह पर सफेद रंग की लवणों की जो परत जम जाती है उसे रेह कहा जाता है। और भुड़ क्या होता है, जो तीव्र जल बहाव द्वारा जो मृदा की दोस्तों जो मुलायम उपजाऊ परत को हटा दिया जाता है और फिर हटने के बाद जो शेष कंकड़ पत्थर की जो मृदा बचती है उसे भुड़ कहा जाता है। और चार भूमि होती है, जैसे रेत के उठे हुए भाग को दोस्तों चार भूमि कहा जाता है। दोस्तों जो रेत के उठे हुए भाग को चार भूमि, और बील शब्द है जो जलमग्न मरुभूमि के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो गंगा का मैदानी भाग है उससे संबंधित दोस्तों हमने सभी जो मुख्य तथ्यों पे चर्चा कर ली है। अब बात करने वाले हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे असम व ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग पे बात करें, असम व ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग पे बात करें तो असम के मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। दोस्तों यह जो मैदानी भाग का निर्माण है, आप सभी ने जो आरंभ में अभी हमने चर्चा की कि जो यह नदियां होती हैं, नदियों के द्वारा दोस्तों जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को तोड़कर महीन कण में बांटा जाता है, यहाँ पे परिवर्तित कर दिया जाता है। और जो नदियों अपने साथ जो अवसाद बहा कर लाती है उनको एक जगह इकट्ठा कर देती है और वह धीरे धीरे चलते हुए एक जो मैदान भाग का रूप ले लेता है। इसीलिए दोस्तों जिन नदियों के द्वारा ही जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, उसी क्रम में बात कर रहे हैं जो असम या जो ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है, यह भी ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है, उसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जी हाँ, इसका निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा ही दोस्तों जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। यह एक बात कंफर्म होनी चाहिए आपको। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, जी हाँ, असम के अंदर ही जो विश्व का सबसे बड़ा, जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के बारे में बात की जाए, नदी द्वीप के बारे में बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और यह माजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और जो माजुली है दोस्तों, अभी इसे हाल ही में जिला भी घोषित किया जा चुका है। जी हाँ, जिला घोषित किया जा चुका है माजुली द्वीप स्थित है, माजुली जिले में इसे जिला घोषित किया जा चुका है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और बात की जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया से धुबरी तक नौकागम्य है, इसलिए इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 भी घोषित किया गया है। जब हम यहाँ पे नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे उस समय आप सभी को बताया जाने वाला है कि जो सदिया से धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी नौकागम्य नदी है, और यहाँ पे जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 भी दोस्तों यहाँ पे स्थापना की गई है। पहला जो दोस्तों जो इलाहाबाद से आरंभ होकर दोस्तों जो पश्चिम बंगाल तक आता है, फिर उसके बाद में दोस्तों 2 नंबर पे जो हम बात करेंगे वह आगे के सेशन में करने वाले हैं। आज के जो सेशन में हमने बात की कि उत्तर का जो मैदानी भाग है इसे 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों 4 भागों में, चाहे इसको निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कहा जाए या दोस्तों इसको जो उत्तर के मैदानी भाग का जो पारदर्शिक विभाजन किया गया है उसमें कहा जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर भाबर, तराई और खादर और बांगर के क्षेत्र में बांगर के रूप में बांटा गया है। जबकि जो उत्तर का मैदानी भाग का पारदर्शिक विभाजन है वह पंजाब का मैदान हो, चाहे राजस्थान का मैदानी भाग हो, या गंगा का मैदानी भाग हो, या ब्रह्मपुत्र या असम का मैदानी भाग हो, इन सभी के ऊपर हम जो विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए। जी हाँ, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जो फ्रेंड्स के पास और दोस्तों के पास दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपनी जो तैयारी है वह यहाँ से जो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स IQ है वहाँ उससे कर सके।
और यदि दोस्तों आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जी हाँ, सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जो घंटे की आइकन होती है, घंटे के आइकन पे दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़ सके और आने वाली हर एग्जाम की नोटिफिकेशन हो, चाहे उस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंडिया जीके से दोस्तों, चाहे भूगोल, हिस्ट्री या पॉलिटी से क्वेश्चन हो, या स्टैटिक्स से दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या साथ ही आपको करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब यहाँ पे समस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है, जिसे जीके जीएस कहा जाता है। जी हाँ, जीके जीएस का सॉल्यूशन बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। और जो हमारे जो रेगुलर दोस्तों विद्यार्थी हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखते हैं, इसी प्यार और सपोर्ट के लिए दोस्तों हम यहाँ पे आपके लिए दिन रात बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते हैं। और हमें आपका जो सपना देख रखा है एसएससी सीजीएल 2022 को क्लियर करने का, उस सपने के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।